हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर ली थी एनएमआर की। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या माजरा था सर, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। एनएमआर एक्टिव, एनएमआर नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल पढ़े थे, स्पिन ऑर्बिटल, ठीक है, मोमेंटम पढ़ा था। अब इसके बाद में अपने आता है एनएमआर के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, समझाऊंगा इसको और इसकी वर्किंग किस प्रकार से होगी, प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल लिखिए एनएमआर का, एनएमआर प्रिंसिपल हेडिंग डालिए और एनएमआर प्रिंसिपल में लिखिए, प्रिंसिपल लिखिए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल लिखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल लिखिए। एनर्जी का ट्रांसफर तभी पॉसिबल होता है, एनर्जी का ट्रांसफर तभी पॉसिबल होता है जब एनर्जी हायर स्टेट में हो। एनर्जी हायर स्टेट में होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, वह अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, तभी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अगर वो नीचे ही है तो वो स्टेबल होगा, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर अकर एट वेवलेंथ। एनर्जी का ट्रांसफर तभी होता है जब वेवलेंथ और रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर, वेवलेंथ और यानी जो एनर्जी की वेवलेंथ और रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर है, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो उसमें मौजूद वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एनएमआर प्रिंसिपल बताता है। यानी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बताता है, एनएमआर फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर जब पॉसिबल होता है जब क्या हो, जो बेस एनर्जी है वो हायर लेवल में हो। दूसरी बात, एनर्जी ट्रांसफर तब दिखाई देता है जब वेवलेंथ और रेडियो फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही समय पर सेम हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए, जो एनर्जी एमिटेड हुई है वह सेम फ्रीक्वेंसी है तब स्पिन कम्स बैक टू इट्स बेस लेवल। अगर वह फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो स्पिन क्या आ जाएगी, जो स्पिन के कारण क्या हो रही है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कब होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो वो मोमेंट करेगा, मोमेंट के कारण जो अपने पास जो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, अपन क्या कहते हैं रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके कारण जो जनरेट होती है ऊर्जा उसे अपन एनएमआर कहते हैं। एनएमआर यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो उसके कारण जो रेजोनेंस होगी वो क्या हो जाती है, वापस उसी अवस्था में आ जाती है जब इनकी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाती है। ये होगा प्रिंसिपल। अब इसके बाद में लिखे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग लिख लीजिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में डालिए, ये अपने क्या बना रहे हैं, चित्र। तो इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन लिख लीजिए यहाँ पर नाम। अब यहाँ पर लिखिए पार्ट लीजिए, आरएफटी रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर 1 नंबर, 2 नंबर लगाइए स्वीप जनरेटर, 2 नंबर, 3 नंबर लगाइए मैग्नेट, 3 नंबर मैग्नेट, 4 नंबर नाम लगाइए एम्पलीफायर, 5 नंबर डिटेक्टर, 6 नंबर लगाइए एनएमआर सिग्नल, ये लगाइए, और 7 नंबर सैंपल होल्डर। 7 नंबर नंबरिंग किस प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अपने अलग अलग करना पड़ेगा। ये लगा लिया, ये इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये अपन फॉर्मूला है और चित्र बना देंगे। आरएफटी है, यहाँ पर ये हेलमेटोज कॉइल है, और यहाँ पर जो कॉइल के ऊपर लपेटा गया है ये कौन सा है, ये स्विफ्ट वाला है, ठीक है। ये आरएफ ट्रांसमीटर है, ये क्या कर रहा है, इस पाथ को एकदम पैरेलल रख रहा है ताकि क्या हो, जो रिसीवर कॉइल हो, यानी कॉइल पर जो आपके सिग्नल जाए या कॉइल रिसीव करे वो क्या हो, एकदम डायरेक्ट सिग्नल पहुंचा सके यहाँ तक। ये एम्पलीफायर, ये क्या करता है, इसी चीज पे काम करता है एम्पलीफायर। ये क्या करता है, एम्पलीफायर क्या, कोई चीज को बढ़ा के देना, यानी जो सिग्नल प्राप्त होगा उसको ये डिटेक्टर के पास पहुंचाएगा, ठीक है। ये सैंपल होल्डर। अब इसमें अपन लिख देते हैं, सबसे पहले लिखिए आरएफटी, ठीक है, आरएफटी रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। इंस्ट्रूमेंटेशन लिख लिया, अब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग लिखिए, आरएफटी ट्रांसमीटर। अब लिखिए आरएफटी ट्रांसमीटर या रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। इसके अंतर्गत रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्म आती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्म आती है जब इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो यह फ्रीक्वेंसी इस रिसीवर स्वीप कॉइल को प्राप्त होती है, ठीक है। आगे से स्वीप कॉइल को प्राप्त होती है। आरएफटी
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज व डिक्रीज करने का कार्य करता है। 2 नंबर लिखिए मैग्नेट। अब इसमें लिखिए मैग्नेट लिखिए मैग्नेट एनएमआर सिग्नल की या जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से जो वेवलेंथ प्राप्त हुई है उसकी क्वालिटी व स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी व क्वालिटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा अच्छी मैग्नेटिक वेवलेंथ प्राप्त होगी उतनी ज्यादा मैग्नेट अच्छे तरीके से कार्य करेगी। दूसरी बात लिखिए, इसके द्वारा जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, फील्ड स्ट्रेंथ भी मैग्नेट अपना क्या करके देगी, इंक्रीज कर देगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक आयन तो जनरेट होगी। अब इसके बाद में लिखिए 3rd नंबर स्विफ्ट जनरेटर लिखिए। ये मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड पहुंचती है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करके देता है और सेट ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल यानी हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां होती है उसका सेट होता है स्विफ्ट जनरेटर। उसको ये क्या बताता है, भाई तेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। इसके बाद मैंने और क्या लिखा है, आरएफ ट्रांसमीटर। सैंपल होल्डर लिखिए पहले, सैंपल होल्डर हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बीच में रखा जाता है तथा इसमें 0.4 ml सैंपल इसमें भरा होता है। इसके बाद लिखिए आरएफ ट्रांसमीटर। यह सैंपल होल्डर को पैरेलल रखने का कार्य करता है ताकि जो एनएमआर सिग्नल है या जो वेवलेंथ है एनएमआर की रेडियो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो रिसीवर कॉइल को प्राप्त हो सके। रिसीवर कॉइल यही है, प्राप्त हो सके, ये है कॉइल। अब इसके बाद में लिखिए एम्पलीफायर एंड रिसीवर कॉइल। ये दोनों आरएफ ट्रांसमीटर के द्वारा जनरेट वेवलेंथ को डिटेक्टर के पास पहुंचाने का कार्य करती है। अब इसके बाद देखिए डिटेक्टर। इसके द्वारा रिसीवर कॉइल व एम्पलीफायर के सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है तथा ये डिटेक्टर डिटेक्ट करके रिकॉर्डर कॉन्सिलोस्कोप में भेजता है। अब इसके बाद लिखिए एनएमआर सिग्नल लिखिए एनएमआर सिग्नल। इसके द्वारा हमें कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई है, एनएमआर सिग्नल प्राप्त हुए हैं, वो सिग्नल हमें दिखाई देते हैं। अब एक और लिख लीजिए, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 1.41 टोर के इक्वल होती है। ये हो गया एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन, ये हो गया प्रिंसिपल, इस प्रकार से हो गया। अब एक इक्वेशन और लिख लीजिए, एक रिलेशन और लिख लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। लार्मोर इक्वेशन कहते हैं, ये होता है v बराबर y/2π/v0। लार्मोर इक्वेशन या लेम्योर इक्वेशन, v बराबर 2π/, ठीक है, लार्मोर इक्वेशन ये लिख लीजिए। स्टूडेंट ये इतना जल्दी पुराना इसलिए जरूरी है, ठीक है। v बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर y/2π/v0, ये लिखना है लार्मोर। कौन सी इक्वेशन है, लार्मोर या लेम्योर इक्वेशन, वहीं से आया है ये। अपन कितने लेते हैं इक्वेशन, 1.41 टॉर के बराबर होता है ये, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी की यूनिट। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी बता देते हैं अपन किस प्रकार से निकाली जाती है। तो लिख लीजिए म्यू इक्वल टू y का मान कितना आता है, 267.53, y बराबर आता है 267.53। इसके द्वारा अपन फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। ये y का मान एक संदर्भ और स्टैंडर्ड मान है। अब इसके बाद हम लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लिख लीजिए यहाँ पर। फर्स्ट लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए किया जाता है। दूसरी बात लिखिए
एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर में भी करते हैं। 3 नंबर लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इतना, और ये हो गई अपनी पूरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एफटी एनएमआर आएगा, वो अपन बता देंगे, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।